Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Waleed bin Saad and I'm an officer of 47th Common. Recently मैंने 2022 में again एग्जाम में अपीयर हुआ था CSS के and I got allocated in Inland Revenue Service as Assistant Commissioner. तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। और मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सर पाकिस्तान अफेयर्स के लिए अगर कुछ हमें गाइड कर दें। तो चूंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ये क्रैश कोर्स एक किस्म का है पाकिस्तान अफेयर्स का। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि हम इसको स्टार्ट कर लें। ये मैंने बस सिंपल सी स्लाइड्स बनाई हुई हैं। होपफुली दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए? इस सब्जेक्ट में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होता है। आप अपना सिलेबस देखेंगे तो पहले में उसने यही दिया हुआ है। और वो इन चीज़ों को ज़्यादा मेंशन नहीं करता, लेकिन ये आपने पढ़नी है क्योंकि ये आपके आगे काम आती हैं। ऐसे के पेपर में इवन काम आती हैं। कॉलोनियल लेगेसी का वो पूछता है कि कॉलोनियल लेगेसी एक आधा टॉपिक इस तरह का भी आया हुआ है पास पेपर्स अगर आप देखेंगे तो। अ, आपने इस पे फोकस करना है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जिसके जरिए पाकिस्तान को हमने अचीव किया। देखिए, पाकिस्तान की आज़ादी जो है ये कोई वॉर की स्ट्रगल नहीं थी, कोई आर्म स्ट्रगल नहीं थी कि आपने वेपन्स उठा के ब्रिटिशर्स को भगाया हो। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना स्पेस देखी और वो स्पेस आपने बनाई और उसको यूटिलाइज करते हुए जो लोकल्स हैं उनकी सपोर्ट से पाकिस्तान को बनाया गया। इसमें और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह कुछ ऑथर्स हैं आजकल, इशरत जो हैं इश्तियाक अहमद साहब, उनकी किताब है, वो ज़रा डिफरेंट बात करते हैं। खैर वो एनालिसिस हम किसी और दिन देखेंगे। फिलहाल आप लोग बस ये बताना मकसूद है कि सब्जेक्ट को पढ़ते हुए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे फोकस करें। पाकिस्तान मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसकी आपने कैसे वो हुआ वो आपने फोकस करना है। एंड वी नीड टू लर्न के अनलर्न जो हम ओल्ड टॉपिक वाइज अप्रोच करते थे ना कि 14 पॉइंट्स पढ़ लिए, उस तरह ना कीजिएगा। ये बड़ी कनेक्टेड हिस्ट्री है, बड़े मजे की हिस्ट्री है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो मैं सोर्सेज बता दूंगा, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। खैर, शुरुआत ये होती है कि हमने कैसे समझना है इस सब्जेक्ट को। तो आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको ये समझना आए कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए वो किस किस्म का सिस्टम लेकर आए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 में यहाँ उसका चार्टर साइन हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डिफरेंट एरियाज पे कब्जे करते रहे। बाबर ने उनको इजाजत दे दी थी, लेकिन वो बंगाल वाले एरिया से शुरू हुए और वो और भी दुनिया के अंदर वो जो है ना अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, क्योंकि इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं मर्केंटलिज्म। ठीक है, जिसमें स्टेट जो है वो कोशिश करती है किसी और जगह पे कब्जा करे और उसको कॉलोनी अपनी बना के वहां से रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को, जिस तरह कपास है, इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने मुल्क में ले जाए, वहां पे इससे फिनिश गुड्स बनाए और फिर उसी पॉपुलेशन को जहां से उसने निकाली थी, जिस तरह अगर इंडिया से कपास लेकर गया तो फिर इंडिया की पॉपुलेशन को ही वो बेचते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसा जो है, कपास सस्ती होती है, फिनिश गुड्स कपड़ा जो है वो महंगा होता है। तो ब्रिटिशर्स अमीर होते थे इस तरह। तो ये पूरी दुनिया के अंदर राइज था उस वक्त। इंपीरियलिस्ट जो थी सारी पावर्स थी यूरोप के अंदर बैठी हुई, और यहाँ पे बादशाह थी, ऑटोमन्स भी बादशाह, मोनार्की टाइप जो कैलिफेट थी आपकी। तो ये जो है ना प्रॉपर जो स्टेट जहाँ पे इदारे स्ट्रॉन्ग थे उन कंट्रीज ने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ था। तो आपने ये देखना है कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो यहाँ पे बैठी हुई थी। यहाँ के लोकल्स पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो मामला चलता रहा। तो 1857 में फिर वो कहते हैं रिवोल्ट, हम कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी फेल हुई, उसके हम कॉजेस देख लेंगे कि वो हुई क्यों थी और वो फेल क्यों हो गई। तो यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या लेकर आए थे, ये अगर आपको समझ ना आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब ये है कि उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बादशाह थी पहले तो एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्रिटिशर्स ने ये अलग अलग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो होती हैं वो बना के दी हमें। यहाँ पे वो इसी तरह का मॉडल उन्होंने लगाया कि जिसमें लेजिस्लेटिव ब्रांच एक होगी, एक जो हमारी पार्लियामेंट जिस तरह है, फिर एक एग्जेक्टिव ब्रांच होगी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल दिया ब्यूरोक्रेसी का जो 12 ग्रुप्स जिसके लिए आप सब अप्लाई कर रहे हैं वो इन्होंने बनाया, बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स बनाए, फिर आर्मी यहाँ पे बनाई।
तो ये सारे जो इदारे हैं आजकल, ये वही देकर गए हैं। और इन इदारों को वही स्ट्रॉन्ग किया हुआ था उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक्सप्लॉइट करें ना लोकल पॉपुलेशन को। इन इदारों की मदद से वो एक्सप्लॉइटेटिव एक किस्म का वो पॉलिसीज लेकर आते थे। और हमने उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं की, इसी वजह से आज हमें फील होता है कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो फेल हो रहा है। तो इन रूट्स जो है ना, वो ब्रिटिशर्स जो सिस्टम लेकर आए उसमें है। उसके बाद आपको ये देखना जरूरी है कि डेमोग्राफिक्स क्या थी। डेमोग्राफिक्स यानी कि कितनी पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में मुसलमानों का शेयर क्या था। और ब्रिटिशर्स ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था ना, उसमें एक सेंटर की गवर्नमेंट थी और फिर प्रोविंसेस, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड किया था इंडिया को। जो आज भी हम करते हैं अपने पाकिस्तान में, हमने देखा कि 4 सूबे हैं, तो उन्होंने सूबों में डिवाइड किया था। कितने सूबे बनाए उन्होंने, और उसमें कितनी कितनी पॉपुलेशन थी, और उसमें मुसलमानों का शेयर कितना था, ये थोड़ा पता होना फिर आपके लिए जरा इस सब्जेक्ट में इजी कर देता है। फिर जियो पॉलिटिक्स यानी कि उस वक्त की जो पावर्स थी वो क्या थी, और उनके आपस में रिलेशंस कैसे थे। उस वक्त मल्टीपोलर वर्ल्ड थी। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए हैं, रशिया भी पावर थी, ब्रिटेन पावर थी, फ्रांस पावर थी। ये डिफरेंट जगहों पे कब्जे करते थे। चाइना में ज्यादा फ्रांस का इन्फ्लुएंस था, और इंडिया पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। इस तरह फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, और जो आपका मलेशिया और इस तरह के दरमियान वाली कंट्रीज जो है, इस पे भी ब्रिटिशर्स का ज्यादा कंट्रोल था। फिर अमेरिका के अंदर ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो उधर से उन्होंने आज़ादी ली 1776 में, और 1783 के बाद फिर वो आज़ाद हुए अमेरिकन। वो ब्रिटिशर से ही आज़ाद हुए थे जब वो अलग मुल्क बना है। तो ये सिस्टम जानना जरूरी है कि उस वक्त की जियो पॉलिटिक्स क्या थी। फिर चौथी बात जो समझना जरूरी है, उसको वक्त का इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द टाइम, मैंने वो बताया आपको, मर्केंटलिस्ट था। कि वो उनकी बेसिकली पुशिंग फोर्स थी कि वो डिफरेंट जगहों पे कब्जे कर रहे थे। तो ब्रीफ हमने हिस्ट्री का मैंने आपको थोड़ा सा ये समझा भी दिया है कि ब्रिटिश के जो एडवेंट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हुआ। एक कंपनी आई यहाँ पे जो क्वीन ने उनको इजाजत दी, उनका चार्टर साइन हुआ 1600 में। फिर वो पहले तो वैसे वो इंडोनेशिया में गए थे जो कि ईस्ट में है आपके, लेकिन वहां पे जो है वो इतना सक्सेसफुल जो है ना नहीं चल रहे थे। फिर वो इंडिया पे उनकी वॉर था। और कोलंबस भी आपको याद है कि वो इंडिया की तरफ ढूंढने निकला था, क्योंकि इंडिया जो है ना वो बड़ा ट्रेड का सेंटर था उस वक्त। तो इनको कोई इजाजत नहीं दे रहा था। फिर जहांगीर जो है यहाँ पे किंग था, उसने यहाँ पे उन्होंने इलाज किया था इसके बच्चे का। तो इसने जहांगीर ने एज मोनार्क इनको इजाजत दे दी, थोड़े लैंड दे दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये कब्जा करना शुरू हो गए डिफरेंट लोकल एरियाज पे। तो एक्सपेंशन हो गया फिर इस कंपनी का ना, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दी, यहाँ के लोकल्स को हायर करते थे। उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने एक्सप्लॉइट किया वीकनेसेस ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की जो वीकनेसेस थी ना, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, और डिफरेंट जगहों पे कब्जा करना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। मुगल एम्पायर ने उनको रोका नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंड हो गई, और वो आहिस्ता आहिस्ता जंगें छोटी छोटी जीतती रही। क्योंकि जब आप वीक छोड़ते हैं ना, तो कब एरियाज पे कब्जा होना शुरू हो जाता है। जिस तरह हमने देखा कि सवात एरिया पे हमारे तालिबान का कब्जा रहा। बलूचिस्तान के हमारे एरियाज जो हैं, वो फुली पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। जब आपकी वीक स्टेट होती है, तो आपकी जो है ना एरियाज आपके प्रॉपर कंट्रोल में नहीं होते। तो इसी तरह उस दौर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता फोर्ट्स पे, डिफरेंट जो किले थे उन पे कब्जे करना शुरू कर दिए, डिफरेंट रीजन्स पे कब्जे करना शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी वीकनेस हो गई कि बिफोर 1857 मुगल कंट्रोल बहुत लिमिटेड था। सिर्फ दिल्ली की सल्तनत, जो दिल्ली रेड फोर्ट उसका है, बहादुर शाह जफर का कंट्रोल सिर्फ उस फोर्ट तक था। उससे बाहर किसी इलाके में उसकी बात सुनी नहीं जाती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया हुआ था, लोगों को हायर किया हुआ था, लोगों से परचेज करते थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में चूंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, इस वजह से इनको ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े उस दौर में। और लास्ट हमारा मुगल एम्परर जो था फिर बहादुर शाह जफर, जब इस तरह वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा डिविजन्स थी, जिसकी वजह से हम जीत नहीं सके। और यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स ने जब वॉर जीत ली, तो इंडिया जो उनकी पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब ये पूरा इलाका चूंकि कब्जे में आ गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है हमारे लिए, तो हमें अब इसको कंपनी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि कंपनी तो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे चल रही होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो वो सिस्टम जो है वो नहीं चल सकेगा इंडिया में। इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज, हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उनकी पार्लियामेंट ने फिर डिसाइड किया कि लेट अस एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज थ्रू अ गवर्नमेंट, कि प्रॉपर यहाँ पे गवर्नर जनरल हो, जो कि एक एग्जीक्यूटिव हेड हो। वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस के जरिए हम इनकी लोकल्स को एक्सप्लॉइट करें और अपनी मर्जी के डिसीजंस करवाएं। तो फिर वो प्रॉपर मॉडल लेकर आए। अब हम कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, हम क्यों वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में गए,
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रीजंस क्या बने। पहली थी रिजेंटमेंट इन द मिलिट्री अगेंस्ट, मैंने बताया ना कि यहाँ के लोकल्स को उन्होंने मिलिट्री में हायर किया हुआ था। लोकल्स को वो कम पे करते थे, ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा पे करते थे। उनको सबसे ज्यादा खार ये थी कि जी हम काम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सैलरी हमारी कम है, बहुत कम सैलरी थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ये ट्रैक टू पाकिस्तान किताब है, उसमें पहला चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे ना उसमें यही रीजंस लिखे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि रिजेंटमेंट इन द मिलिट्री फॉर नॉट अलाउइंग टू वेयर कल्चरल। अब देखें जी, जो आर्मी है, आर्मी का तो अपना एक ड्रेस है ना, तो वो तो आपको अलाउ नहीं कर सकती कि आप जो मर्जी ड्रेस पहनते रहें। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के जो लोग ड्रेसेस थे उनको डिस्करेज करना शुरू कर दिया। ये भी लोगों को खार थी कि जी हमारा तो लोकल एक ड्रेस है और हम वो नहीं पहन सकते। हिंदू जो है, अगर उसको टर्बन आप नहीं पहनने देंगे आर्मी में, जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये तो रिवाइज हो गए ना रूल्स। हमारी लोकल आर्मीज थी, इंडिया ने अपनी लोकल आर्मी बनाई तो उसमें अलाउ कर दिया ये कल्चर्स। लेकिन ब्रिटिशर्स तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पे तो ये नहीं था ट्रेंड। तो यहाँ के लोगों के अंदर रिजेंटमेंट आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की वजह से पैदा होती रही। तीसरा है कि हिंदू सोल्जर्स इंफीरियरेटेड व्हेन फोर्स टू फाइट ओवरसीज। अब हिंदू जो है ना उस वक्त नहीं अच्छा समझते थे, उनके रिलीजन में अच्छा नहीं है कि वो अक्रॉस जो है ना ओशंस वो ट्रैवल करें। उनको फोर्स किया जाता था कि भाई ओशन के जरिए ट्रैवल करो, यानी कि शिप के ऊपर बैठो, हम तुम्हें दूसरे सात समंदर पार ले जाएंगे, वहां हमारे लिए लड़ो। अब आप तो उनकी आर्मी में है ना, आपको तो उनके लिए जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन हिंदूज इसको पसंद नहीं करते थे, तो पर्टिकुलरली हिंदूज के अगेंस्ट ये बात थी। मुसलमानों को तो इश्यू नहीं था, लेकिन हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्म में ये अच्छा नहीं समझा जाता था। फिर पॉलिटिकल कॉजेस कुछ हैं कि उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरीज पे कंट्रोल जो करना शुरू किया ना, उसकी वजह से लोकल जो पावर्स थी वो बहुत तंग थी कि ये क्या हो रहा है। तो दे वर नॉट लाइकिंग द ब्रिटिश कंट्रोलिंग देयर एरियाज। तो आहिस्ता आहिस्ता लोकल लीडर्स जो एलीट थी वो भी इससे तंग आना शुरू हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा रीजन बना। फिर पांचवा था कि ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड एक्सेशन ऑफ टेरिटरीज। उन्होंने देखे ये तमाम टेरिटरीज जो है ना, अगर आप ये इंडिया का मैप खोलें तो आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी ये एरियाज उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया था। जिसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन थी वो सारी इनसे तंग थी कि ये तो यार एक्सपैंड करते जा रहे हैं, ये कब बस करेंगे एक्सपैंड करना। और फिर रिलीजियस कुछ रीजंस थी कि वो यहाँ पे अपने मिशनरीज लेकर आए और यहाँ पे चर्चेज जो बिल्ड होती थी वो फिर कहते थे कि जी लोकल्स जो हैं उनके जो टैक्सेस हम ले रहे हैं उनसे, उसी से वो हम अपनी चर्चेज को बनाएं और उन्हीं से उनको रेनोवेट करें। ये भी लोकल्स को बुरा लगता था। तो ये कुछ रीजंस थी रिजेंटमेंट जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पाइल अप होती रही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने ऊपर बता दी है कि ये जो उस वक्त की मिलिट्री वाले थे वो तंग थे अपनी सैलरी की वजह से, और जो एलीट थी आपके वो तंग थे कि ये कंट्रोल करते जा रहे हैं। तो ये दो मेजर रीजंस थी, बाकी जो है ना वो छोटी मोटी रीजंस हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पाइल अप होती रही और फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लोकल पॉपुलेशन खड़ी हो गई। अब जनाब इस हिस्ट्री पे हम आ गए हैं 1857 से 1900 की। तो ब्रिटिशर्स अब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हम हारे क्यों। हमारी लीडरशिप नहीं थी, कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी। दूसरी बात यह है हमारे आपस में कम्युनिकेशन का गैप था। जितने यहाँ पे लोग लड़ रहे थे वो अपनी मर्जी से बस उठे और लड़ना शुरू कर दिया। कोई एक लीडर नहीं था उनका जो उनको ऑर्गेनाइज करके एक आर्मी के तौर पे लड़वाता। ब्रिटिशर्स जो थे वो तो पावर थी, उनको ऑर्गेनाइज करना आता था चीजों को, तो वो उनको लिए परेशानी नहीं हुई। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक किया, लोकल्स को ही यूज किया। खासतौर पे आपके जो पंजाब के हैं, जो आज का पंजाब है और इंडियन पंजाब है, इनके लोगों को बड़ी सपोर्ट की उस वक्त ब्रिटिशर्स की। और सर सैयद अहमद खान ने भी सपोर्ट की थी जब ब्रिटिशर्स इस दौर में थे। इसी वजह से सर सैयद अहमद खान को उन्होंने सब जज और जज लगाया था बाद में। तो ब्रिटिशर्स जो है वो उनकी लोकल्स की सपोर्ट की वजह से जीते थे, वरना वो कभी भी ना जीतते। वो दो एरियाज को बड़ा पसंद करते थे ब्रिटिशर्स, एक पंजाबियों को और एक जो म्यांमार के लोग हैं, बर्मा के लोग हैं। इन लोगों ने मिलके फाइट किया था फॉर उनकी आर्मी में। ऑर्गेनाइजर्स वो अच्छे थे, तो उन्होंने लोकल डिवाइड एंड रूल यूज किया और हमें शिकस्त दी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल चला गया। अब हिस्ट्री 1857 से 1900 तक क्या है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हम देख लेते हैं। आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो है, उससे पहले मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वो तो कंपनी थी एक। इंडिया के अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी उनकी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया कि अब ये एरिया जो इंडिया का जो हमारे कैपिटल में है, इस पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होगा। ठीक है, यानी किंग का, जो उनका किंग है ब्रिटिश किंग, उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा। इसके लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगी। इवन के पाकिस्तान जब आजाद हुआ है तो इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ना हमारा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। ठीक है ना, हमारी आजादी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें दी है। तो
यहाँ पे आके सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेजिस्लेचर, उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी ने की, यानी पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनसे पास हुआ। वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1858 और फिर 61। उन्होंने यहाँ पे हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल दिया। उसमें क्या था, गवर्नर जनरल होगा जो कि वॉइसरॉय भी कहलाता था एट सेंटर। वो बंदा जो है वो ब्रिटिशर्स का होगा, वो ब्रिटिशर्स का या एग्जेक्टिव हेड होगा। अब उसके अंदर दो बॉडीज उन्होंने बनाई, एक एग्जेक्टिव काउंसिल जो कि 5 मेंबर्स की होगी, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी 5 मेंबर्स ही है। तो ये सेम मेंबर्स थे दोनों दोनों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस वक्त जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, उन्हीं को उन्होंने एक में उनमें से गवर्नर जनरल लगा दिया था जिसके शेयर ज्यादा थे, और बाकी जो 5 थे उनको एग्जेक्टिव का भी हेड बना दिया था और लेजिस्लेशन भी वही करेंगे। तो ये शुरुआत थी। तो ऐसा ऐसा वो इधर स्ट्रक्चर बना रहे थे चीजों का। फिर साथ ही उन्होंने जो आपके ग्रुप सब आपको नजर आते हैं, पुलिस सर्विस, कस्टम्स, ये वो, तो ये सारे जो सिविल सर्विस के जितने ग्रुप्स हैं ये उन्होंने बनाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोकल पॉपुलेशन से टैक्सेशन कंट्रोल वो करें, उनसे एक्सट्रैक्ट करें रिसोर्सेज को और अपने मुल्क की बेहतरी करें। और फिर प्रोविंशियल मैनेजमेंट देखें, ये फेडरल लेवल पे, सेंट्रल के लेवल पे है। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है ना, जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नर्स लगाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स लगाए। जो बड़ा एरिया है उसके लिए गवर्नर्स, और जो छोटे एरियाज है उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो प्रोविंसेस के अंदर उन्होंने तीन चीजें बनाई, एक एग्जेक्टिव काउंसिल थी गवर्नर की या लेफ्टिनेंट गवर्नर की, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, और एक जुडिशियल सिस्टम था जिसमें जजेस थे, सब जजेस थे, और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई कि एक ब्यूरोक्रेट जो होगा, जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा, वो मजिस्ट्रेट की पावर्स भी रखता होगा। जो आपके मुल्क में ये रही है, फाटा के अंदर जो ब्यूरोक्रेट जाते थे आपके, और जो गिलगित बल्तिस्तान में जाते थे, उनके पास मजिस्ट्रेट की पावर्स भी होती थी कि वो 6 महीने की कैद दे सकते थे और किसी को जो है ना सजा दे सकते थे खड़े खड़े। तो ये पावर्स ब्रिटिशर्स दे के गए थे। अच्छा, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है भाई? ये एक अलहदा आदमी है जो कि इलेक्शन जिस तरह हुआ है एक पार्टी का, तो जो पार्टी रूल में आई है वो अपना एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएगी। ठीक है, एक वजीर रखेगी। वो वजीर जो होगा ना, वो पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ब्रिटेन में है, वहां पे इंडियन अफेयर्स पे बात करेगा। वो गवर्नर जनरल जो भी चीजें होंगी वो उसको फॉरवर्ड करेगा। वो चीजों पे बिल बनाएगा एक, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। ये मिनिस्ट्री है ना इंडियन अफेयर्स की ब्रिटिश के अंदर, ऐसे सोचे आप। वो मिनिस्ट्री काम करेगी, वो मिनिस्ट्री एक जो है ना बिल बनाएगी और उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करेगी कि ये मसले मसाइल चल रहे हैं, इस तरह हम अपने रूल को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। गवर्नर जनरल की ये ओपिनियन है। वो सामने रखेगा, ऑपोजिशन उसको लताड़ेगी है जो भी करेगी, एंड पे इसकी वजह से जो ये बिल पेश करेगा, उसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर, यानी इंडिया के अंदर, वो लॉ जो है ना इम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें क्या लगाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स लगाया गया। उनका अपना पार्लियामेंट का बंदा है ये, एक वजीर है। उसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री फॉर इंडियन अफेयर्स। ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। उसकी काउंसिल बनाई गई एक, जो उसके अंडर काम करेगी। वो ब्रिटेन में ही होगी और 15 मेंबर्स की होगी। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये कर दिया इन्होंने कि इंडिया के अंदर से जो पैसे आते थे ना, जो इंडिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए यूज करता था ब्रिटेन, यानी कि जब आपने उन्होंने लॉ बनाया ना, तो उन्होंने एक बजट रखा ना कि इंडियन के लिए जो हम उधर फोर्स यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर जो बैठी हुई है, उसके लिए हमने इंस्टीट्यूशन जो बनाए हैं या इदारे बनाए हैं, एजुकेशन का इदारा हो गया, एजुकेशन का इरादा हो गया, इदारा हो गया, या बाकी जो इदारे हो गए, उनको हमने कैसे चलाना है, उसके लिए बजट होगा ना थोड़ा सा। उसी बजट में से वो कट करते थे, और इस इंडियन जो ब्रिटिश के अंदर लोग बैठे हुए थे, ये वाला, ये जो मिनिस्ट्री बैठी हुई थी, इसका माली हो गया, ड्राइवर हो गया, ये खुद सेक्रेटरी हो गया, या बाकी जो इसके लोग हो गए, तो इन तमाम लोगों को इंडियन एक्सचेकर से पैसे दिए जाते थे, यानी उनके बजट में से पैसे निकाले जाते थे जो कि इंडियंस को चुभते रहे। और इसमें आगे जाके इस पे उन्होंने बात भी की गई, यार ये खत्म किया जाए, ये ब्रिटिश एक्सचेकर से, ब्रिटिश अपने जो बजट है उसमें से काटे, ये हमारे बजट में से ना निकाले। तो डेमोग्राफिक्स पे बात कर लेते हैं। 19 1860 से 1900 के दरमियान जो है, कलकत्ता जो है, ठीक है, कलकत्ता जिसको आप कहते हैं, कलकत्ता वॉज द कैपिटल, जो कि बंगाल के एरिया में था, ठीक है ना। ये कैपिटल था। और प्रोविंसेस कौन कौन से? पंजाब था, बंगाल था, अपर प्रोविंस यूपी, उत्तर प्रदेश जिसको आप कहते हैं सीपी, मद्रास, बॉम्बे, ये प्रोविंसेस थे। और इसमें मैंने पॉपुलेशन लिखी हुई है, मुसलमान की पॉपुलेशन कितनी थी। कोई एक भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जिसमें आपकी गवर्नमेंट बन सके। गवर्नमेंट बनाने के लिए 51% आपको पॉपुलेशन चाहिए होती है। अच्छा, तो अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो उनकी पार्लियामेंट ने पास किया, उसमें उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कहा कि जी जितने भी मेंबर्स होंगे, 6 से 8 मेंबर्स उन्होंने शुरू में रखे, वो नॉमिनेटेड इंडियन मेंबर्स होंगे, नॉमिनेट होंगे। वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो नहीं सकते जब उनको इलेक्शन के जरिए नहीं लाया जा रहा। तो नॉमिनेशनल ये पोस्ट होती थी, और वो अपनी मर्जी से जो इंडियन उनको पसंद होता था वो उसको पार्लियामेंट में बिठा लेते थे। और उनको कहा जाता था कि आपने क्वेश्चन नहीं करना, बस आप बैठे रहेंगे। तो ये बड़ी एक बचगाना सी उनकी वो थी, लेकिन ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि लोकल्स को ये फील हो कि हम इस सिस्टम का पार्ट है। हाँ, ब्रिटिशर्स ने एक बड़ा कमाल काम किया कि उन्होंने ऊपर लेवल पे, ये काउंसिल जो बात कर रहा हूँ ना मैं, ये सेंटर की और प्रोविंसेस की बात है। प्रोविंसेस में उन्होंने तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं करते थे, वो एग्जेक्टिव की बात करते थे। लोकल लेवल पे उन्होंने इलेक्शन कराना शुरू कर दिया, ताकि जो एलीट है ना, वो फील करना शुरू कर दे कि हम पार्ट हैं इस सिस्टम का, ब्रिटिश के सिस्टम का हम पार्ट हैं। एलीट्स को कराने के लिए उसमें भी उन्होंने जो वोटिंग राइट्स हैं वो करने के लिए कहा कि जी एजुकेटेड बंदा हो। एक बात, दूसरी बात यह है या तो उसके पास जमीन हो, या उसके पास सर्टेन अमाउंट का बैंक बैलेंस हो। अगर ये तीन चीजों में से एक चीज है तो फिर उसको राइट टू वोट मिलेगा। अब देखिए, इससे बहुत बड़ी आबादी जो है वो एक्सक्लूड हो जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम आबादी जो है उसके तो वोटिंग राइट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो गरीब लोग हैं। फिर दूसरी बात यह है कि खासतौर पे मुसलमान, जो वो एजुकेशन सिस्टम लेकर आए वो तो आपके पास था ही नहीं इधर, ठीक है ना। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग इस तरह भी थे जो जिन्होंने एहतजाजन पढ़ा नहीं फिर, कि हम इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश क्यों सीखे, क्योंकि आपका तो अपना बादशाह था ना मुसलमानों का, तो उनको फील होता था कि ये हम क्यों एजुकेशन ये हासिल करें, हमारी तो बदनामी है इसमें। तो आप लोग पीछे रह गए, और वोटिंग राइट्स भी फिर आप लोगों को नहीं मिले। बहुत कम एलीट थी जो आपकी पढ़ती थी, जिसमें कायदे आजम और ये लोग थे। तो बहुत कम एलीट के पार्ट थे जो लोग पढ़ने वाले थे, जो बाहर से भी पढ़ के आए, फिर अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, मोहसिन अल मुल्क, मकवार अल मुल्क, इस तरह के लोग जो हैं ये पढ़े लिखे थे। बाकी जो है ना, लोगों का एजुकेशन पे फोकस नहीं था। इसलिए इस दौर में सर सैयद की वैल्यूज बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने पुश किया मुसलमानों को कि भी पढ़ लो, ये जरूरी है अब। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1870 टू 1892, अब आपने इस उसमें फोकस करना है। इसमें ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि यार इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये लोग जो है ना आहिस्ता से प्रेशर प्रेशर बन रहा है कि लोकल्स जो है ना हमसे तंग आ रहे हैं। तो पहले इनको इनका एक्सपीरियंस था कि पहले जब इन्होंने किया तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने कहा कि यार इनको पॉलिटिकली थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं, ताकि ना ऐसे ना हो ये प्रेशर कुकर बने और ये कल को हमारे ऊपर ब्लास्ट हो जाए। तो इन्होंने एक वो पॉलिटिकल पार्टी बना दी, ताकि पॉलिटिकल जो इनके हैं ना लोग, आ, ये जो मैंने आपको फ्रेंचाइज का बताया था ना कि वोटिंग राइट्स रखे गए, वो 1884 में रखे गए थे, और 1885 में इन्होंने ये कांग्रेस की एक पार्टी बना दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियंस सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे जनाब, अपना जो है ना ग्रीवेंस आप पहुंचाएंगे, और इस तरह लग रहा था जैसे वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। अब इसको सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों ने और बाकी जो आपके मुसलमान लीडर्स थे, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान तो बहुत कम आबादी में है और डिस्पर्स्ड है, तो मुसलमानों की तो कोई रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकती इस पार्लियामेंट में, या जो भी आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, या कोई भी आपका इस तरह का इदारा होगा। डेमोक्रेसी तो इधर का मुसलमानों का सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने सूबों की वो भी बताई है ना, पॉपुलेशन के प्रोविंशियल लेवल की भी आपकी नहीं बनती, ना सेंटर में बनती है, क्योंकि आप डिस्पर्स्ड हैं, कम है, 25% आबादी है, और हर सूबे में किसी में 14% है, किसी में 12% है। तो आप तो उस सीटें मिलेंगी नहीं, पंजाब में भी इवन के नहीं मिलती। तो वो इन तीन रीजन की वजह से कहते थे कि हमें जो है ना, सर सैयद कहता था कि स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। उन्होंने अपनी जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसका भी यही है कि मेजोरिटी रूल जो है, मेजोरिटी विल रूल इन डेमोक्रेसी। मुसलमान मेजोरिटी में नहीं है, आपको रूल मिलना ही नहीं है। उल्टा क्या होगा कि आपको स्टे, यू शुड स्टे लॉयल टू द ब्रिटिश। क्यों भाई, क्यों लेना है रॉयल? क्योंकि ब्रिटिशर्स आर इन पावर, और वो पहले ही आपसे तंग है, क्योंकि आपका बंदा ही पहले बहादुर शाह जफर रूल कर रहा था, और उनको पता है ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा खतरा ही मुसलमानों से है, कि ये पावर को वापस लेना चाहेंगे हमसे, क्योंकि इन्होंने टेस्ट ऑफ पावर किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, एक तो जीत नहीं सकते तुम, दूसरी बात यह है ब्रिटिशर्स पॉलिटिक्स में आने की जो एक होती है ना रीजन, वो होती है टू गेन पावर। भाई आप तो एक तो गेन नहीं कर सकते, दूसरी बात है कि अगर आप इसमें जाएंगे तो ब्रिटिशर फिर आपसे तंग आएंगे। आप माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी शुड नॉट बी एग्रेसिव, ठीक है, मफाहमत सी अंदाज में चलें, पहले एजुकेशन पे फोकस करें। तो फिर ये बात है, विदाउट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बिल्स विल बी पास, यानी कि रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, अंग्रेजों ने तो अपनी मर्जी से बिल पास करना है, जो भी लॉ बनाना है उन्होंने उन्होंने आपसे नहीं पूछना। तो ये जो है ना, मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि इस वक्त ये क्यों अगेंस्ट थे।
फिर इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ना 1892, जो इन्होंने 1885 में वो बनाई थी ना कांग्रेस, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट को लेकर आए पहली दफा। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि पहली दफा डेमोक्रेसी आई थी। उन्होंने क्या किया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, वो 5 के 5 इंपीरियल का पार्ट बन गए। हाँ, उन्होंने 6 से 8 एडिशनल मेंबर्स रख दी। ये 6 से 8 एडिशनल मेंबर्स जो है ना, इस पे इलेक्शन होगा। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं, ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो हैं, ये मेंबर्स जो हैं, दे विल बी इलेक्टेड। तो सर सैयद अहमद खान की बात ठीक हो गई। अगले जितने इलेक्शंस हुए 1900 तक, उसमें कोई एक भी मुसलमान, एक मुसलमान सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका मेरे ख्याल में 1893 में जीता है, उसके अलावा कोई मुसलमान जो है ना यहाँ इलेक्ट नहीं हो सका। तो ये मामला चलता रहा। अब ये जो पूरी है सिचुएशन, इसको थोड़ा बैकग्राउंड में आपको ये समझा दूं आगे जो होना है, उससे पहले ये थोड़ी सी स्टोरी सुन लें आप लोग। कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन ये थी कि ग्रेट पावर्स जो है, खासतौर पे ब्रिटेन और रशिया, वो इस एरिया के लिए लड़ रही थी। रशिया अफगानिस्तान में आता था और ब्रिटिशर्स उनको पुश बैक करते थे। ठीक है। अब अफगानिस्तान का जो एरिया था ना, वो बैटल ग्राउंड बना हुआ था बड़े अरसे से। ये 2 एंग्लो अफगान वॉर्स भी हो चुकी थी इनकी आपस में। तो ये जो वॉर है, ये एंड होती है 1897 में। 1897 में जाके इनका थोड़ा सा मामला हल होता है। और विद अफगानिस्तान, उसमें क्या हुआ कि एक तो वो डिक्लेयर किया गया दोनों साइडों की तरफ से कि अफगानिस्तान जो है वो बफर स्टेट होगी, उसमें ना मैं इन्फ्लुएंस करूंगी, ब्रिटिश ने कहा, ना रशिया ने कहा मैं इन्फ्लुएंस करूंगा। दोनों पावर्स थी, दोनों ने डिसाइड कर लिया। फिर इन्होंने एक लाइन बनाई जिसको कहते हैं ड्यूरंड लाइन। वो भी 1897 में ही एक अंग्रेज के नाम पे बनाई गई। उसने कहा जी ये ड्यूरंड लाइन है, यहाँ तक ब्रिटिश एम्पायर है, इसके बाद ये बफर स्टेट है, आपने या ना हम इधर इंटरफेयर करेंगे ना आप करेंगे। तो दोनों रशिया और ब्रिटेन ने आपस में वो कर लिया। मैप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये एरिया समझ आए। ये मसला जो है ना, ये उसी दौर का है। जो ड्यूरंड लाइन का, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते इसको अफगानिस्तान वाले। वो कहते हैं ये तो अंग्रेजों के साथ हमारा मुआहिदा हुआ था, ये तो आपके साथ हुआ नहीं था। तो अफगानिस्तान के लोगों का ये ब्रिटिश के साथ हुआ था, और जब पाकिस्तान बना है तो ये मुआहिदा खत्म हो गया। तो अब तक वो नहीं मानते, वो कहते हैं ये हमारा एरिया। खैर, ये ड्यूरंड लाइन बनी। अब जनाब 1897 में ये तो बन गई, लेकिन फिर भी मामलात हल नहीं हुए। एनडब्ल्यू जो एनडब्ल्यूएफपी का एरिया बाद में बना और अब केपी कहलाता है, ये ट्राइबल एरिया जो है ना, ये शुरू से ही जो है ना, बड़ा डिस्प्यूटेड रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी ट्राइबल लीडर्स हैं वो आपस में लड़ते थे फिर। और ब्रिटिशर्स को बड़ा तंग करते थे, क्योंकि देखिए जब आपने ट्रेड करनी होती है ना, और जब आपने इकोनॉमी को बेहतर करना होता है, तो पीस चाहिए। पीस होता नहीं था, सिक्योरिटी के मामला बड़े मुश्किल रहते थे। तो इन्होंने क्या किया फिर कि वो आगे मैं खैर बताता हूँ, यहाँ तक बात समझ आ गई है तो दैट इज गुड। इलेक्शंस हुए फिर 1900 में ब्रिटेन के अंदर। बल्कि नहीं, सॉरी, ये इलेक्शंस हुए जो 1900 के हिसाब से, वो 1892 में मैंने कहा कोई मुसलमान नहीं जीता। नवाब सलीमुल्लाह खान, सॉरी, 1895 में जीते, और फिर भी कोई नहीं जीता। सर सैयद अहमद खान जो है, सर सैयद और मुस्लिम्स वर राइट, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि कोई नहीं जीतेगा। तो फिर चेंजेस कुछ आई 1898 में। 1898 के बाद कुछ चेंजेस इस तरह की आई जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आप पॉलिटिक्स में आना शुरू हुए। अभी तक आप लोग लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश एंड अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स पे चल रहे थे। सैयद खान के 3 प्रिंसिपल्स थे ना। पहला था कि लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश, दूसरा था अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, और तीसरा था डिवोशन टुवर्ड मुस्लिम एजुकेशन। डिवोशन टुवर्ड्स एजुकेशन और मुस्लिम्स, ठीक है ना, कि मुसलमानों के मसाइल की तरफ। तो ये तीन उनके वो थे। अब 1898 में सर सैयद की डेथ हो गई, और जो मेजर एक चेंज आया ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो चल रहे थे बहुत अरसे से बंगाल साइड पे, और ये एनडब्ल्यूएफपी जो अभी, पहले एनडब्ल्यूएफपी था अब तो केपी है, इस एरिया में जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे, उनके लिए इन्होंने लॉर्ड कर्जन को भिजवाया। लॉर्ड कर्जन ने एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को हल करना था अब। ठीक हो गया। तो लॉर्ड कर्जन बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। वो कैसे था, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होंगी। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अगली वीडियो पे आते हैं, ताकि आप लोग जो है ना इसको देख लें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, सामने।